एक लंबे अंतराल के बाद सृजन से के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी की कहानियों पर, या फिर वो कहानियाँ जो अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुदित हैं। आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार एंटोन चेखोव की कहानी पर और सुनेंगे उनकी एक अनुदित कहानी गायिका का सारांश। कहानी का अनुवाद किया है नूर नबी अब्बासी ने। तो आइए शुरू करते हैं। चेखोव का जन्म 29 जनवरी 1860 तागानरोग रूस में हुआ। उनके पिता पावेल इगोरोविच एक संगीतकार थे। चेखोव के दादा ने गुलामी का जीवन जिया। उनके पात्रों में छाई उदासी और निराशा की छाप उसी गुलामी की देन है, यह वे स्वयं मानते हैं। चेखोव पेशे से चिकित्सक थे। उन्होंने सैकड़ों कहानियाँ लिखी, लघु उपन्यास लिखे, वे नाटक लिखे। उनकी कृतियों में समाज की विसंगतियों में वे बेहद व्यंग्यात्मक अंदाज में प्रहार करते दिखाई देते हैं। 1901 में उनका विवाह एक रूसी अभिनेत्री से हो गया। मैक्सिम गोर्की और टॉलस्टॉय चेखोव के बहुत अच्छे मित्र रहे और अंततः 44 वर्ष की आयु में क्षय रोग से 2 जुलाई 1904 में उनका निधन हो गया। यह कहानी एक आकर्षक और सुंदर गाना गाने वाली वैश्या पाशा की कहानी है। कहानीकार यहाँ से कहानी प्रारंभ करता है कि यह उस समय की बात है जब वह सुंदर थी और उसकी वाणी में माधुर्य था। एक दिन पाशा अपने प्रेमी निकोलाई पेट्रोविच के साथ अपने कमरे में बैठी हुई है। भोजन के उपरांत उसके प्रेमी निकोलाई ने मद्यपान किया हुआ है और वह बेसुध पड़ा है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। निकोलाई कपड़े समेटते हुए साथ वाले कमरे में चला जाता है। पाशा दरवाज़ा खोलती है तो सामने एक अपरिचित स्त्री खड़ी होती है। उस स्त्री का रंग उड़ा हुआ है और उसकी सांसें बहुत तेज़ी से चल रही है। पाशा उस अपरिचित स्त्री से पूछती है कि क्या बात है। स्त्री बिना कोई उत्तर दिए कमरे में आ जाती है और इधर उधर निहारने लगती है। वह पाशा से पूछती है उसका पति कहाँ है। पाशा भयभीत हो जाती है और जवाब देती है यहाँ वह किसी के पति को नहीं जानती। तब वह अपरिचित स्त्री उसे बताती है कि उसका पति निकोलाई पेट्रोविच है और उसने दफ्तर से गबन किया है और दफ्तर वाले निकोलाई को ढूंढ रहे हैं ताकि वह उसे जेल में डाल सके। वह पाशा से कहती है कि उस अपवित्र और असम्मानित स्त्री के खातिर ही उसने यह गबन किया है। पाशा ही उसे इस गंदगी के दलदल में धकेलने वाली है। वह पाशा को तिरस्कारपूर्वक कई बातें सुनाती है। वह पाशा से कहती है कि उसके और उसके बच्चों के दुख का कारण वही है। वह कहती है कि उसके पास एक दैवीय शक्ति है जो उसके आंसुओं का बदला पाशा से ज़रूर लेगी। पाशा भय से कांपने लगती है। वह उस काले बालों और सुंदर उंगलियों वाली स्त्री से इसलिए लज्जित महसूस करती है क्योंकि उसके गाल रंग रोगन से भरे हुए हैं, उसकी नाक चेचक से भरी है और उसके छोटे छोटे बाल उसके माथों में झूल रहे हैं। वह सोचती है अगर इसके विपरीत वह एक सामान्य दुबली पतली लड़की होती तब वह उस कुलीन अपरिचित स्त्री के चेहरे से शराफत का नकाब उतार सकती थी। पाशा भय से कांपने लगती है, परंतु वह अपरिचित स्त्री जो स्वयं को निकोलाई पेट्रोविच की पत्नी बताती है, वह पाशा से कहती है कि अब इस परिस्थिति से निकलने का सिर्फ एक ही जो है उपाय है कि वह कहीं से 900 रूबल का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि अगर वो 900 रूबल उन लोगों को देगी तो वह उसके पति को छोड़ देंगे और यदि उसका पति जेल चला गया तो उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे और फिर इन सब की जिम्मेदार पाशा होगी। वह पाशा से कहती है कि वह वो सभी वस्तुएं उसे लौटा दे जो उसके पति ने उसे उपहार स्वरूप दी हैं। तब पाशा निकोलाई पेट्रोविच की पत्नी से कहती है कि उसके पति ने उसे कुछ भी नहीं दिया। वह यहाँ आता था सिर्फ मीठे केक लेके और वह इसलिए उसे आने देती थी क्योंकि वह एक बुद्धिजीवी था और एक पढ़ा लिखा आदमी था। फिर वो 2 चीज़ें, एक जड़ाऊ अंगूठी और एक कंगन निकाल कर लाती है और कहती है कि सिर्फ यही 2 वस्तुएं हैं जो तुम्हारे पति ने मुझे ला के दी थी, तुम इसे ले जाओ।
तब वह अपरिचित स्त्री कहती है कि मैं यहाँ कोई भीख मांगने नहीं आई हूँ, मुझे वो सभी वस्तुएं चाहिए जो मेरे पति ने तुम्हें दी थी। वह अपरिचित स्त्री पाशा से जिस तिरस्कार पूर्वक कहती है, पाशा भय से कांपने लगती है और रोने लगती है। पाशा कहती है तुम्हारे पति ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन उस भावुकता में वो अपनी अलमारी से कई चीज़ें निकाल कर, जिसमें चंद्रहार है, कुछ जड़ाऊ नेकलेसेस हैं और कंगन है, निकाल के उस स्त्री को दे देती है। तब वह अपरिचित स्त्री, जो स्वयं को निकोलाई पेट्रोविच की पत्नी बताती है, उससे कहती है कि इससे तो केवल 500 रूबल का ही इंतज़ाम होगा। पाशा अपनी अलमारी से बची खुची चीज़ें भी निकालकर उस स्त्री को दे देती है। निकोलाई पेट्रोविच की पत्नी सामान को रुमाल में इकट्ठा करके बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में निकोलाई कमरे से बाहर आता है। वह क्रोध से तमतमाया हुआ है, उसकी आंखों में आंसू तैर रहे हैं। पाशा उससे कहती है तुमने मुझे कौन से उपहार दिए? तब वह कहता है कि उपहार की तो कोई बात नहीं, लेकिन वह कुलीन स्त्री, वह सम्मानित स्त्री आज तुझ जैसी अपवित्र स्त्री के आगे गिड़गिड़ाई, इसका कारण मैं ही हूँ। मैंने ही उसे इस कगार पे पहुँचा दिया है कि वह आज तुझ जैसी स्त्री के आगे गिड़गिड़ा रही है। और वह क्रोध से तमतमाया हुआ दरवाजे को धकेलता हुआ बाहर निकल जाता है। पाशा उसके जाने के बाद बहुत ज़ोरों से रोने लगती है। वह सोचने लगती है कि इस पागलपन में, किस भावुकता में उसने अपना सारा सामान निकालकर उस स्त्री को दे दिया। तभी उसे याद आता है कि 3 वर्ष पूर्व ऐसे ही एक सेठ ने बिना किसी वजह से उसे बहुत पीटा था। यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है। यह कहानी गायिका समाज के उस दोहरे चरित्र को उजागर करती है, जहाँ पर निकोलाई पेट्रोविच जैसे कुलीन व्यक्ति पाशा के पास आकर अपना मनोरंजन करते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से आते हैं, परंतु अवसर प्राप्त होते ही उसे असम्मानित और अपवित्र घोषित कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर पाशा है, जो दूसरे की भावनाओं से भावुक होकर अपनी जमा पूंजी उस स्त्री को दे देती है। चेखव अपनी कहानियों में ऐसे ही मामूली लोगों के जीवन की मामूली घटनाओं को चित्रित करते हैं। वे समाज की विसंगतियों में बहुत ही व्यंग्यात्मक अंदाज में प्रहार करते हैं। उनकी शैली बहुत ही रोचक है और कहानी से गुजरते हुए आप उसके अंत का अंदाज़ा अक्सर नहीं लगा पाएंगे। उनके अंत अक्सर हमें चौंका देते हैं। चेखव हिंदी में ही नहीं, अन्य भाषाओं में भी बेहद अनुदित हुए हैं और सराहे गए हैं। आने वाली पीढ़ी, आप सभी इस कहानी को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि पढ़ने का अपना एक आनंद है। मुझे ज़रूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।